बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है रावी रंग, प्रोड्यूसर है गजाला ज़िया और मैं हूं आपका अपना होस्ट कौकब राठौर। जी हाँ लिसनर्स और फिर पॉडकास्ट को देखने वाले व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं खैर खैरियत से होंगे और इस बात की भी उम्मीद करता हूं कि आप प्रोग्राम का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में ऐसे गेस्ट सब को बुलाया जाए जो कि दे विल बी अ ब्रिलियंट माइंड, दे विल बी अ ग्रेट पर्सनालिटी। और ऐसे ही गेस्ट को हम जब मदऊ करते हैं और ये उनका ज़र्फ है कि वो रेडियो पाकिस्तान को वक्त देते हैं, आखिर वो पाकिस्तानी हैं, दे आर पैट्रियट। मैं बगैर किसी देर के आज अपने उन असातिज़ा में से एक नाम से जिनसे मैंने रिक्वेस्ट चंद दिन पहले की, और मैं शुक्रगुजार हूं जी उनका कि उन्होंने मेरी कॉल पर ये कहा कि वो आएंगे और मेहमान बनेंगे आज के इस प्रोग्राम का। और FM 93 रेडियो पाकिस्तान के जो आज गेस्ट हैं, ही इज प्रेस्टिजियस पर्सनालिटी, ही इज नन अदर देन डॉक्टर मियां जावेद साहब। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच कोकब साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब एक प्रोफेसर हैं और जैसे कि जितने भी लोग सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे थे रेडियो पाकिस्तान को भी, और मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जो कि है कौकब राठौर, और उस पर आप लोग देख रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब एज प्रोफेसर और ही इज अ सीनियर जर्नलिस्ट। जी हाँ, पाकिस्तान के जो बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े चैनल्स हैं, एक्सप्रेस, दुनिया और जो बड़े ब्रांड्स हैं, डॉक्टर साहब उनमें एक सफ़े अव्वल के न सिर्फ जर्नलिस्ट रहे बल्कि पाकिस्तान से बाहर दुनिया में भी सहाफत के पेशावर उमूर को सरंजाम देते रहे हैं। और यहाँ सहाफत में रहते हुए एजुकेशनल सेक्टर में आना, डॉक्टरेट करना और फिर एक बड़े ब्रांड के साथ एक बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक बड़ी अहम जिम्मेदारी पर होना, ये यकीनन किसी बहुत टैलेंटेड इंसान का काम है। तो मैं जनाब की तरफ चलूंगा और मैं पहले आपको बता दूं, आपने जो क्वेश्चंस भेजे मैंने वो क्वेश्चंस पढ़े, क्योंकि जब मैं पोस्टर अपलोड होता है तो आप गेस्ट से क्वेश्चंस की मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, मैंने वो पढ़े। लेकिन एक मल्टी डायनामिक्स जो पर्सनालिटी है उनसे हम एक जॉनरा में नहीं पूछ सकते चीजें, इसलिए मैंने कोशिश की है कि आज सर से मुख्तलिफ चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी, सर्दी का भी मौसम है और इस मौसम में आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए यकीन बहुत ज्यादा मैं आपका शुक्रगुजार हूं। सर सबसे पहले मैं स्टार्ट यहां से लूंगा कि दोनों जर्नीज को लेकर चलना कितना मुश्किल था जब आप एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और फिर साथ एक ऐसा प्रोफेशन जो प्रोफेसर अब बने, ये जर्नी जो दोनों का स्टार्ट कहां से और कहां से ये मैचअप कहां पे हुआ? कोको साहब थैंक यू वेरी मच जी, आपने बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म आज प्रोवाइड किया और आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। देखें जो हमारे यंगस्टर हैं जो मैथ्स कॉम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और जो यंग जर्नलिस्ट हैं, उन सब के लिए मेरा यही पैगाम है कि आप अगर डेडिकेटेडली काम करेंगे, ऑनेस्टली काम करेंगे, आप जो आने वाली चेंजेस हैं उनसे कंपैटिबल खुद को करेंगे तो फिर आपको आगे एक्सीलेंसी से कोई रोक नहीं सकता है। नहीं सकता, बिल्कुल। देखें आपका जो हमारा जो जर्नलिज्म है, हम इस लिहाज से बड़े ब्लेस्ड हैं कि एक बड़ी मार्केट पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर 40 न्यूज चैनल्स हैं, बिल्कुल 100 इंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, 260 प्लस आपके FM रेडियोज हैं, तो एक बड़ा प्रोस्पेक्ट है। उसके लिए आपने खुद को कंपैटिबल करना है। और जो जर्नलिज्म होती है, जर्नलिज्म सिर्फ मशीनों को चलाने का काम नहीं होता। जर्नलिज्म एक एस्थेटिक का नाम होता है, एक कंटेंट के साथ प्ले करने का काम होता है। बहुत जबरदस्त। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि रीडिंग एंड रीडिंग, कि आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे आप उतने अच्छे जर्नलिस्ट बनेंगे। आप अगर इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा आपको अच्छा एक्सपीरियंस डिवर्सिफाइड होएगा तो फिर आप एकेडमिया के अंदर भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि एकेडमिया में फिर अपने यंगस्टर को ट्रेन करना फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। अच्छा सर, आपने जब कहा पढ़ना है तो एक सवाल मेरे जहन में आया, मुझसे मैसेजेस पे भी लोगों ने कहा कि मैं आपसे जरूर पूछूं, लेकिन चलिए अब इंटरलिंक्ड ही हो गई हैं चीजें। एक नौजवान जिस वक्त आता है मीडिया स्टडीज के अंदर, वो ऑनर्स कर रहा होता है, BS ऑनर्स किसी भी इदारे से कर रहा होता है, तो उससे अब जैसे उससे सवाल पूछा आप क्या बनना चाहेंगे, वो क्या कहेंगे एंकर। अब आपने जिस फेज को, जिस दुनिया को पाकिस्तान की सहाफत में मुतारिफ करवाया था वो था रिपोर्टिंग जर्नलिज्म। बिल्कुल सही। वहां से आप लोग चले और इदारों से आपने इन्वेस्टिगेट, क्योंकि मैं जितना आपको जानता हूं आपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी की, आपने पॉलिटिकल पार्टीज की बीट्स भी देखी, काम किया, बड़ी जबरदस्त मेहनत की, इलेक्शंस कवर किया आपने। बिल्कुल सही। तो अब
क्या ये मैं ये नहीं, हम ये नहीं सवाल पूछेंगे कि करना चाहिए या नहीं, लेकिन क्या क्या है एंकरशिप के अलावा क्या क्या है हमारे पास मुआशरे में? देखिए, ये बड़ा आपने वैलिड क्वेश्चन किया है कि हमारे यंगस्टर को एक तो ओरिएंटेशन लैक करती है, उनको अंदाजा नहीं होता कि मैस कम्युनिकेशन के अंदर, मीडिया के अंदर कहाँ कहाँ उनकी पोस्टिंग हो सकती है, एक्सपर्टीज हो सकती है। अब देखें, एंकर सिर्फ एंकर जर्नलिस्ट नहीं होता, एंकर तो पूरा जर्नलिस्ट भी नहीं होता। मैं बड़ी माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे एंकर मेरे दोस्त हैं, हमारे ट्रेंड किए हुए हैं, वो जर्नलिज्म नहीं है। बिल्कुल ऐसे आपकी जर्नलिज्म ये होती है कि आपने सोसाइटी को रीपे क्या किया है, आपने सोसाइटी के अपलिफ्ट में क्या रोल प्ले किरदार अदा किया। अगर आपने सोशल सेक्टर के अंदर इंफॉर्मेशन इम्पार्ट की है, आपने कल्चरल सेक्टर में की है, इकोनॉमिक सेक्टर में की है, आपने लोगों को इन्फॉर्म किया है, लोगों को मोटिवेट किया है, लोगों को नेशनल प्रोग्रेस में लेके चले हैं, तो फिर ये जर्नलिस्ट का टास्क आपने पूरा किया है। और ये आप एंकरिंग में नहीं कर सकते हैं। एंकरिंग मेनली एक मैकेनिकल जॉब है। आप मीडिया के अंदर देखें, रिपोर्टिंग का बहुत बड़ा सेक्शन है जिसमें आप सोसाइटी को रिफॉर्म कर सकते हैं, आप रीपे कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सकते हैं, ग्लोरीफाई कर सकते हैं, रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, प्रोग्राम के अंदर आप बड़े इनोवेटिव आइडियाज के साथ आ सकते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो अनटच हैं, और ये जर्नलिस्ट के पास कैपेसिटी होती है कि उसने उन अनटच एरियाज को टच करना होता है और उनके रेजोल्यूशन की तरफ जाना होता है। फिर आप क्रिएटिव हैं तो आपकी जॉब डिफरेंट बन सकती है। आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं। आप एंकरिंग के अलावा रिपोर्टिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर आप अच्छे डॉक्यूमेंटेरियन बन सकते हैं। देखें, डॉक्यूमेंटेरियन क्या होता है? ही और शी इज ए मैन हु डील्स विद इक्विपमेंट सिंगल हैंडेडली, यानी उसको हम वन मैन क्रू भी कहते हैं। आप वन मैन क्रू बने, आप अकेले उठें और सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करें, उनके रेजोल्यूशन की तरफ जाएं, तो आप सोसाइटी के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डायमेंशन हैं। तो मैं इंशाल्लाह आगे चल के जैसे कोकर साहब क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको एक एक एरिया की जॉब प्रोस्पेक्ट्स के हवाले से आपको गाइडलाइन दूंगा। ये व्यूअर्स और लिसनर्स जो हमें FM 93 रेडियो पाकिस्तान लाहौर से और बाद अज़ां पॉडकास्ट को देखेंगे, इस बात को जहन में बिठा लें कि मैं भी कुछ प्रोग्राम्स में जब एज अ गेस्ट गया, इंटरव्यू के दौरान मैंने ये बात कही कि सहाबत में बहुत सी चीज़ें हैं भाई, आपको वो करना चाहिए। नौजवान लड़के लड़कियों को लगता है, बल्कि वो कई बार कहते हैं मुझे कि जी आप बन चुके हैं एंकर, इसलिए शायद आप ये नहीं चाह रहे कि कोई दूसरा आपकी जगह है। एक लफ्ज सर ने बहुत जबरदस्त बोला है कि एक पर्सन जो बहुत सी डिवाइसेस को खुद ऑपरेट कर सके, खुद काम कर सके, मैं जरा उसी तरफ लेकर जा रहा हूं सर, ताकि व्यूअर्स और लिसनर्स को यह पता चल जाए कि आपने पाकिस्तान से बाहर जब काम किया, कौन कौन सी चीजें थी। ऐसा भी होगा किसी दिन आपका कैमरामैन नहीं होगा, किसी दिन आपका जो IFB ऑपरेटर नहीं होगा, तो किसी दिन प्रोडक्शन मैनेजमेंट का बंदा नहीं होगा, या फील्ड में अकेला जाना पड़ गया। जब कॉरेस्पोंडेंसी आप कर रहे होते हैं तो आपको कई मतलब फील्ड में अकेला वॉर जोन है, जाना पड़ता है। तो क्या क्या काम खुद किया, क्या क्या ऑपरेट चीजें खुद की, जरा प्लीज। देखें, आप लोगों के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने एकेडमिया के साथ स्किल सेट पे कंप्रोमाइज ना करें। आपने हर पासिंग सेमेस्टर के साथ अपना स्किल सेट इनकलकेट करना है। ये जो तकनीक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसको वन मैन क्रू प्रोडक्शन कहते हैं कि एक बंदा बंदी इतना इक्विप्ड है, आइडिया जनरेशन से लेके फाइनल ब्रॉडकास्ट और ट्रांसमिशन तक वो परफॉर्म करता है या वो करती है। उसके लिए आपको फिर करना क्या चाहिए? एक तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा अपने स्टूडेंट से भी, कि देखें, वो एक ऑथर कहते हैं कि रीड हंड्रेड्स ऑफ बुक्स देन योर कंटेंट विल फ्लो लाइक ए स्टॉर्मी रिवर। आप अगर बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, नॉलेज लेंगे, तो आप अच्छे राइटर बनेंगे। बगैर रीडिंग के आप राइटर नहीं बन सकते। आप पहले रीडिंग करें, आपको राइटिंग आएगी, आप इश्यूज को लिखना शुरू करेंगे। फिर आपने शूटिंग की तकनीक सीखनी है, और आपको बहुत लेटेस्ट गैजेट्स और इस तरह आपको एक्सपेंसिव गैजेट नहीं चाहिए भाई। योर स्मार्टफोन कैन बी ऑफ योर फाइनल इक्विपमेंट। अपने स्मार्टफोन को प्रॉपर यूज करें, उसकी बेसिक एक्सेसरीज को आप यूज करें। शॉर्ट डिवीजनिंग को आप सीखें कि आपने उस स्मार्टफोन के साथ शॉर्ट्स के डिफरेंट कट्स आपने कैसे लेने हैं, आपने उसके साथ ऑडियो डिवाइस कैसे इंस्टॉल करना है, आपने साउंड बाइट या जिसको हम टॉकिंग हेड्स कहते हैं, आपने इंटरव्यूज कैसे रिकॉर्ड करने हैं सिंगल हैंडेडली।
आप इन चीजों को इंपावर करें अपने आप को, और फिर आप वन मैन क्रू टेक्निक से आप निकल पड़े पाकिस्तान के अंदर। जहां छुपे हुए राज हैं उनको आप अफशां करें, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करें, लोगों को रेजोल्यूशन दें, उनको रेमेडी दें। व्यूअर्स, लिसनर्स, मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और मैं जानता हूँ इस पे मेरे कुछ दोस्त अहबाब यूट्यूबर्स नाराज होंगे, लेकिन क्योंकि बॉस इज अवेलेबल हियर, तो मैं उनकी बहुत सी ऐसी बातों से आज अपने लिए इल्म कम से कम लाजमी सीखूंगा, जो कि मैं सवाल अभी सिर्फ पेंडिंग इसलिए कर रहा हूं कि इसको आज सीक्रेट में पूछूंगा। तो वापस आएंगे एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद, और हमारे साथ आप रहें, FM 93 सुने। जी, वेलकम बैक लिसनर्स, आप हमें सुन रहे हैं FM 93 रेडियो पाकिस्तान लाहौर से, और आज मेरे गेस्ट हैं डॉक्टर मियां जावेद साहब। डॉक्टर साहब, एक बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन है। चंद दिन पहले मैं देख रहा था असेंबली फ्लोर पे एक रिक्वेजिशन लाने की कोशिश की गई है, और मुझे वो मामला जेन्युइन लगा। आपने अपने एक्सपीरियंस से बताना है, ईदर इट इज गुड और नॉट, कि ये जो आजकल हम देख रहे हैं सिलसिला कि कोई भी शख्स माइक पकड़ता है, वो यूट्यूब चैनल उसका बना हुआ है और वो लेकर पहुंच जाता है, जी हम राज फाश कर रहे हैं। आपके पहले क्वेश्चन से इंटरलिंक्ड मैं कर रहा हूं बात को, और पहुंच जाता है कि जी आपने ये करप्शन की, या लोगों को बाइक्स वाले को रोक रोक के जी आप रॉन्ग साइड से कर रहे हैं। नो डाउट कि आपको लोगों को ठीक तरह लाना चाहिए, लेकिन लोगों ने ये भी शिकायत की उनके घरों तक फलांग के अंदर घुसे। क्या ये जर्नलिस्ट एथिक के खिलाफ है कि नहीं है? इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है कुकर साहब। देखें, ये किसी तरह भी जर्नलिस्टिक एथिक्स में ये चीजें ऐड नहीं होती हैं। आप अगर किसी को अनइनवांटेड आप माइक उसके पास लेके जाएंगे, इसको हम एम्बुश रिपोर्टिंग कहते हैं। एम्बुश यानी एम्बुश करना, हमला करना किसी के ऊपर, और ये किसी भी एथिकल वैल्यूज के अंदर जर्नलिज्म में ये अलाउ नहीं है। देखें, जर्नलिज्म में आपको एथिक्स सिखाए जाते हैं, आपने लॉज को फॉलो करना होता है, सोशल ऑब्लिगेशन में आपने एथिक्स को नाफज करना होता है, आप उसके साथ प्रैक्टिस करना होता है। और ये कहाँ आपको परमिशन है कि आप किसी की प्राइवेसी को इन्वेड करें, आप अनअटेंडेड किसी के पास चले जाएं, किसी की परमिशन लिए बगैर आप अटैक कर दें क्वेश्चंस का। इसको हम जर्नलिस्टिक वैल्यूज में कहीं भी काउंट नहीं करते हैं। इसको डिस्करेज होना चाहिए, स्टेट को आगे बढ़ना चाहिए, इसके ऊपर लॉ मेकिंग होनी चाहिए, और इसको प्रैक्टिस भी करना, सेक्यूरिटी होनी चाहिए, बाकायदा होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छा, क्योंकि आपके पास जो इंटरनेशनल एक एक्सपीरियंस है, उसी में से मैं सवाल जानना चाहूंगा कि हम अक्सर देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जब भी कोई किसी भी मुल्क में, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, उसमें कोई सहाफी सवाल पूछना चाहता है तो वो पहले उससे जाके इजाजत लेता है, या वीडियो अगर शूट करना चाह रहा है, वीडियो रिकॉर्ड करना चाहे, वो जाके पहले पूछ सकता है, कैन आई टॉक टू यू, कैन यू गिव मी सम टाइम, कैन आई एंटर टू योर हाउस। तो पाकिस्तान में तो नहीं है ऐसा, तो पाकिस्तान में जाते साथ मुझे जी भाई क्या नाम है, किधर जा रहे हैं आप, तो ये सॉरी टू से जी, लेकिन क्या ये आप समझते हैं जब आप बाहर के ममालिक में थे तो क्या वो लोग इतना इख्तियार रखते हैं कि वो ऐसे रिपोर्टर्स पे सू कर दें, केस फाइल कर दें कि इसने मेरी प्राइवेसी मुतासिर की? देखें, जस्टिस वहां प्रिवेल करता है, वहां इस तरह की कोई हरकतें कोई कर नहीं सकता है। मैं इवन वहां पे कुछ रिपोर्टिंग की और कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, और मैं जो ले मैन के इंटरव्यूज मैंने रिकॉर्ड करने थे, जिसको हम वॉक्स पॉप्स कहते हैं, और मेरे अदारे ने मुझे पैसे पे किए कि आपने उनको ये अमाउंट देनी है जो आप कॉमन और ले मैन के आप इंटरव्यूज रिकॉर्ड करेंगे। यानी इस तरह वो जर्नलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। पाकिस्तान में सिचुएशन अनफॉर्चुनेट है, सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी उस तरह इंटैक्ट नहीं है, उसको होना चाहिए। और मैं कतई भी यूट्यूबर या ब्लॉगर या टिकटॉकर के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा इनको खत्म करना चाहिए, लेकिन इनको किसी आप एथिकल वैल्यूज के अंदर आपको लाना कुछ नॉर्म्स हो जाए, कुछ नॉर्म्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फ्री फॉर रेसलिंग आपने सुनी है, बिल्कुल ऐसे कि मुक्के मारते रहें, तो क्या जर्नलिज्म के अंदर इस तरह मुक्के मारना जायज है? कतई भी जायज नहीं है, क्योंकि जर्नलिज्म बड़ा रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है। और पाकिस्तान में कुछ ऐसे प्रोफेशन है जिसमें आपको रीपे या अमाउंट मैटर नहीं करती है, उसमें आपकी वैल्यूज और ड्यूटीज प्राइम इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं। उनमें जर्नलिज्म सबसे ऊपर है, सबसे बेहतर है। तो आपने जर्नलिस्टिक वैल्यूज को आम लोगों तक पहुंचाना है, या आपने उल्टी सीधी हरकतें करके लोगों को परेशान करके, लोगों की मोकिंग करके, उनका मजाक उड़ा के, उनके कैरिकेचर बना के, उनके नकलें उतार के, कार्टून बना के आपने आगे प्रेजेंट करना है? दिस इज नॉट जर्नलिज्म।
ये कोई और तरह की जर्नलिज्म है जो आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हमें नेशनल धारे के अंदर आना चाहिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस में उनको फॉलो करना चाहिए। यही वजह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया बेचारा सोशल मीडिया के हाथों पिटा भी है, लेकिन दोबारा रीवैम्प भी हुआ है और मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी भी रिस्टोर होना शुरू हुई है। अगर सोशल मीडिया एक क्रेडिबिलिटी के साथ काम करता तो सोशल मीडिया को बीट नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर अमूमी तौर पे भी लोगों की राय ये है कि सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ है वो क्रेडिबल नहीं है, वो फैब्रिकेटेड भी हो सकती है, मिनोवर्ट भी हो सकती है। मैं बिल्कुल ये व्यूअर्स और लिसनर्स, क्योंकि डॉक्टर साहब इज ऑल्सो एन स्कॉलर, सर आपने जो काम किया हुआ है, आपका जो पीएचडी थीसिस भी है, अगर हम उनका भी चीज़ों को देखें, उनको भी हम लोग तलाश करें, तो उसमें भी तकरीबन ऑलमोस्ट चीज़ें आपने यही लेकर आप चलते रहे हैं अपने थीसिस के अंदर। मैं बिल्कुल यही एग्जैक्ट यही क्वेश्चन जानना चाहता था आपसे कि एज अ स्कॉलर आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया को अब अगर आप हम ट्रस्टवर्दीनेस का लफ्ज ले लेते हैं, ट्रस्टवर्दीनेस, तो क्या सोशल मीडिया पे एतमाद दिन ब दिन कम नहीं होता जा रहा? आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया। देखें, जितनी बड़ी सोशल मीडिया की मार्केट है पाकिस्तान के अंदर, होना तो ये चाहिए था कि हम पॉजिटिव वे से एंटरप्रेन्योरशिप को इनहेंस करते। क्या उल्टी सीधी हरकतें करके, फेक वीडियोस बना के, किसी को मिलाइन करके, किसी पे अटैक करके क्या हम इस तरह की जर्नलिज्म कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। नहीं। पाकिस्तान के अंदर देखें, आपकी जो जर्नलिस्टिक वैल्यूज हैं वो दिन ब दिन खत्म होती जा रही हैं। उसमें सोशल मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोकर साहब आपसे शेयर करता हूं कि थंबनेल क्या चीज है। यानी थंबनेल ने हमारी जर्नलिस्टिक वैल्यूज को तबाह कर दिया। बिल्कुल। यानी आप झूठ बोल के, सेंसेशन फैला के आप लोगों को कहेंगे मेरी वीडियो देखें कोकर साहब, मैं आपकी और अपने सामीन की मैं इंफॉर्मेशन के लिए ऐड करूं कि 90s में और 90s में, आज से कुछ 15-20 साल पहले भी पाकिस्तान के अंदर इवनिंगर अखबारात का बड़ा एक स्टाइल बड़ा था। बिल्कुल ऐसा ही है, जिनको हम शाम के अखबार भी कहते हैं। अचानक ही वो जमीन में प्रिंट हो जाते, वो जमीन में प्रिंट होते और शाम को 4-5 बजे 1-2 पेज के वो अखबार, मेन स्ट्रीम अखबार ने वो अपने अखबार भी लॉन्च कर दिए। मैं यहाँ नाम नहीं लेता। बिल्कुल ऐसा ही। उन अखबारात के अंदर हम कहते थे येलो जर्नलिज्म है, सेंसेशन है, यानी कोई ऐसी छोटी सी खबर है, उसका एक बड़ा सा उसका लीड बन जानी, उसकी सुपर लीड बन जानी, और उसके ऊपर फिर बड़ी क्रिटिक हुई और इवेंचुअली तमाम इवनिंगर को शट डाउन होना पड़ा विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ऑडियंस ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट किया। सोशल मीडिया उसी पेस पे लॉन्च हुआ है। थंबनेल ने हमारी जो जर्नलिस्टिक वैल्यूज है उनको तबाह कर दिया हुआ है। यानी आप हमारे यंगस्टर को, हमारे बच्चों को, हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स को, हमारे स्कूल के बच्चों को, यूनिवर्सिटी के बच्चों को, हमारे सीनियर सिटीजन को आप क्या पैगाम दे रहे हैं भाई थंबनेल जर्नलिज्म के जरिए कि आप ये वीडियो देखें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क़यामत ही आ जाएगी, क़यामत ही आ जाएगी। मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं कि एक बड़े सीनियर मेरे एक दोस्त थे, वो मैं उनके साथ काम भी कर रहा था, तो हम बड़ा एक सोशल रिफॉर्म्स के काम टास्क परफॉर्म कर रहे थे। तो मेरे पास आए, मैं आपको लाइटर नोट पे बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर साहब इस तरह करें, कोई लुच्चा सा काम करके दें हमें, क्योंकि लुच्चा सा काम ऑडियंस लाइक करती है। तो मैंने उनके साथ भी आर्गू किया, क्या फिर हमारी ये जर्नलिस्टिक वैल्यू होंगी कि हम लुच्चा सा काम करें और हम इस तरह के काम करें? तो मैंने कहा कि देखें, अगर आप इस तरह का काम करें कि काला जादू से घरेलू खवातीन कैसे बच सकती हैं, तो ये आपका पैकेज तो बहुत सारी खवातीन देख लेंगी, लेकिन ये हमारी जर्नलिस्टिक वैल्यू नहीं है, हमारी ये सरसद नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते। और बड़ा अनएथिकल भी लगेगा, जर्नलिज्म तो फिर खत्म हो गई। लिसनर्स, आप लोग सुन रहे हैं कि एक जब बड़ा और एक्सपीरियंस और सीनियर बंदा जब बोल रहा होता है, उनके अल्फाज कितने मायने रखते हैं, और ये वो बातें होती हैं जो आप मानते भी हैं, जो आप जानते भी हैं, लेकिन आप कहते हैं जी क्या करें, हम मजबूर है। लेकिन आप देखें स्टांस डॉक्टर साहब का कि वो कह रहे हैं कि फिर भी आपको स्टांस लेना है। अच्छा सर, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अखबार आया पाकिस्तान बनने से पहले, एक सिलसिला था जो तकरीबन 19th सेंचुरी का चलता आ रहा था, अडॉप्ट किया हमने, जर्मन से, नाजीज से आया और फिर आगे शिफ्ट होता आया। लेकिन 1954 में कहीं जाके वो टेलीविजन बन गया। 1946 के अंदर रेडियो चल रहा था पाकिस्तान बनने से पहले, कि रेडियो स्टेशन है, हम भी जहां पे इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान बनने से पहले का। अब ये सिलसिला टेलीविजन पे आया, फिर तकरीबन
1995-96 के बाद केबल सिस्टम, ये डिश सिस्टम, एंटीना सिस्टम चला और ये सिलसिला आ गया, पर अब सोशल मीडिया है। आपके जो स्कॉलरिक व्यूज हैं उनमें कौन कौन से मसाइल इस फील्ड में मजीद बढ़ते रहे विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर द रेवोल्यूशन फ्रॉम अ पेपर टू अ डिजिटल टच? कौन कौन सी चीजें, मसाइल कौन कौन से बढ़ते रहे और पॉजिटिव पहलू क्या क्या आते रहे? देखिए, आपका बड़ा अच्छा मल्टीवेरिएंट क्वेश्चन है कुकर साहब। देखें, जो अभी तक अगर हम ये समझें कि अखबारात की लाइफ खत्म हो गई है, रेडियो की खत्म हो गई है, तो ये बहुत बड़ी खुशफहमी के अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं। देखिए, अखबारात के अंदर प्रॉपर गेट कीपिंग का कॉन्सेप्ट है और आज तक वो चल रहा है। यानी जो खबर आपने अगले दिन अखबार में पढ़नी है वो खबर ऑथेंटिक भी है और वैल्यूएबल भी है। उसके अंदर कोई फैब्रिकेशन नहीं है, कोई फेक नहीं है, मल्टी चेक्ड है, वो चेक्ड है, गेट कीपिंग उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो अखबारात की अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। अखबार फिर आपको जुबान भी सिखाती है, आपको अल्फाज की बुन्नत भी सिखाती है और आपका अल्फाज का जखीरा भी बेहतर करती है। अब हम मेन स्ट्रीम टीवी की तरफ आए तो टीवी की भी क्रेडिबिलिटी को हम अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। टीवी आपका नेशनल, पाकिस्तान के अंदर मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स हैं, वो 40 के करीब आपके न्यूज चैनल्स हैं जो आपको प्रॉम्प्ट न्यूज पहुंचाते हैं। यानी अखबार का ये ड्रॉबैक है कि आज कोई इवेंट हुआ है तो कल आपको खबर मिलनी है, लेकिन टीवी आपको प्रॉम्प्ट यानी फौरी तौर पे आपको वो खबर मिल रही है, तो आप वेल अवेयर हो सकते हैं। आगे फिर इनकी ड्यूटीज का काम होता है कि वो इस काम को सही तरह से एथिकली परफॉर्म करते हैं या नहीं करते, वो फिर इनके इंटरनल क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद देखें, इसको सरपास किया डिजिटल मीडिया में, तो डिजिटल मीडिया बहुत अच्छा टास्क है। इंटरनेशनली हम भी उस प्रोग्रेस का हिस्सा बने हैं, लेकिन हमें वो इंटरनेशनली वो नॉर्म्स या एथिक्स हमने फॉलो नहीं किए। हमने एकदम से सोशल मीडिया के अंदर हम इन्वॉल्व हो गए। अब देखें कोकर साहब, वेस्ट के अंदर क्या हो रहा है, वो वहां पे सोशल मीडिया के चूंकि लॉन्चर हैं, सॉफ्टवेयर इन्वेंटर है, उन्होंने ये किया है कि अपनी यूनिवर्सिटीज में और अपनी सोसाइटी में डिजिटल मीडिया वेल बीइंग के कोर्सेज लॉन्च करती है। बिल्कुल, वो अपनी आवाम को ये बता रहे हैं कि आपने सोशल मीडिया कैसे हैंडल करना है, किस टाइम करना है, किस टाइम नहीं करना, आपकी फैमिली वैल्यूज कहाँ खत्म हो रही हैं, आपके बच्चों की ट्रेनिंग कहाँ खत्म हो रही है, बच्चों का टाइम कहाँ खत्म हो रहा है, आपकी छुट्टी की वैल्यूज कहाँ खत्म हो रही हैं। आपने ऑफ एंड ऑन ऐसी खबरें सुनी होंगी कि एक फैमिली मोबाइल स्विच ऑफ करके, पूरे गैजेट्स बंद करके वो एक वीक के टूर पे चले गए। यानी देखें, वहां पे इस तरह का काम शुरू हो गया है। और पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर जहां सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, दुनिया के चौथे पांचवें पॉपुलेशन के लिहाज से हम कंट्री हैं, तो यहाँ भी हमारे पास ये होना चाहिए कि हमें डिजिटल मीडिया वेल बीइंग को नाफज करना चाहिए और हमें हर लेमैन को भी बताना चाहिए कि आप जो सोशल मीडिया पे 10 घंटे 12 घंटे आप स्पेंड करते हैं तो वो डिजास्टर भी है, वो किलिंग भी है, फैमिली का टाइम भी खत्म हो रहा है और आई कंस्ट्रेंट डिजीजेस भी पाकिस्तान में ज्यादा आ रही है सोशल मीडिया के एक्सेसिव यूज की वजह से। तो हमें इसकी डिजिटल मीडिया वेल बीइंग पे आना चाहिए। अब अखबारात की क्रेडिबिलिटी अभी सस्टेन है, टीवी की क्रेडिबिलिटी अभी मैटर करती है, लेकिन सोशल मीडिया आल दो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, एंटरप्रेन्योरशिप भी इसके अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से इसकी क्रेडिबिलिटी सफर हो रही है। तो इस सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बननी चाहिए और पाकिस्तान में जो आईटी की सपोर्ट से एंटरप्रेन्योरशिप है उसको हमें बढ़ाना चाहिए। लेकिन वो टिकटॉकर या यूट्यूबर्स, मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूँ, जो कि सोशल प्रोग्रेस में या कंट्री प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, उल्टा जबान खराब कर रहे हैं, लोगों की हरकत खराब कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कानून साजी होनी चाहिए। अदरवाइज ये सेक्टर बड़ा जबरदस्त है। हमें इंटरनेशनल वेव के साथ सोशल मीडिया को पाकिस्तान के अंदर ज्यादा इंपावर करने की जरूरत है। उसके लिए फिर करना क्या चाहिए कि हमें एट लार्ज अपनी ऑडियंस को इंपावर करना है, हमें ट्रेंड करना है। हम ट्रेन नहीं करेंगे तो फिर वो जो हमारी ऑडियंस है वो अनगाइडेड मिसाइल बना रहेगी, वो इस तरह काम करेगी। बहुत जबरदस्त। अगर हम प्रॉपर सिस्टम के तहत थ्रू अ प्रॉपर पाइपलाइन, थ्रू अ प्रॉपर चैनल नहीं चलेंगे तो हमारे जो यूथ है, जो हमारे नौजवान हैं, जो सोशल मीडिया यूजर है, सोशल मीडिया यूजर जरूरी नहीं है कि वो यंगस्टर ही रहे या यंगस्टर्स ही यूजर हों ज्यादा, तो वो अनगाइडेड मिसाइल बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अब हम सुन रहे हैं FM 93 रेडियो पाकिस्तान लाहौर से और वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। वेलकम बैक लिसनर्स। और
एक बात मैं साथ करता चलूं जी, जब आप हमें अपने पैगाम भेज रहे थे, जिस तरह अब आप इसके बाद जब पॉडकास्ट देखेंगे सोशल मीडिया पर, जो कि है कौकब राठौर मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल, KOKAB कौकब RATHORE राठौर, तो आप लोग उसके बाद सवालों की जी हम बात लगा देते हैं मैसेजेस में, और कि जी ये सवाल भी पूछना था, ये सवाल भी पूछना था, तो वो उनके लिए फिर हम मैं प्रोग्राम के लास्ट में हम आपसे बात करूंगा उनके लिए क्या सिलसिला किया जाएगा। लेकिन जितने आपसे आपने सवाल पूछे होते हैं, मेरी कोशिश होती है मैं वो लाजमी पूछ लूं, या उनको 2-3 सवालों को मिक्स करके मैं पूछ लूं, इस तरह मेरी कोशिश होती है। सर, बैक टू द क्वेश्चंस। यहां तक समझ लग गई बात कि क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं, अहमियत किसकी कितनी है, जरूरत की किस अमर की है। अब आगे बढ़ेंगे तो मैं ये जानना चाहूंगा, जब भी मैं पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर गया या मैं जर्नलिस्ट से मिला, मुझसे एक सवाल लाजमी हुआ कि जी दुनिया में जर्नलिस्ट गैर महफूज हैं और क्यों हैं। मैं तो जितनी कोशिश करके जवाब दे सकता था दे सकता हूं, लेकिन एक सीनियर इंसान जिसका 20 साल का एक्सपीरियंस हो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, उनका यानी कि आपका क्या कहना है इस बारे में, जर्नलिस्ट क्यों लाइफ रिस्क पर है। जर्नलिस्ट वॉर जोन में काम कर रहा होता है, तो कई मरतबा ये 2021 के अंदर एक रिपोर्ट थी जिसको मैंने देखा, 164 लोग गॉट किल्ड इन वॉर जोन, चाहे वो यमन की हो, आपके अभी यूक्रेन का चल रहा है वाकया, या दूसरे ममालिक का, तो जर्नलिस्ट को लाजमी बुलेट लगी या बॉम्ब ब्लास्ट में। सर क्या कहेंगे, रिस्क क्या है जर्नलिस्ट? कोका साहब, आपने बड़ा बर्निंग क्वेश्चन किया है। इसके दो पहलू हैं आपके क्वेश्चन के, एक तो वार जोन रिपोर्टिंग का आपने क्वेश्चन है, और दूसरा एक थ्रेट परसेप्शन का अलग क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसे मैं दोनों को रिस्पॉन्ड करता हूं। देखें, वार जोन में जो जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग करते हैं उनको खास तरह के गैजेट्स और सेफ्टी जोन प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसको हम सेफ्टी जर्नलिज्म भी कहते हैं। सेफ्टी जर्नलिज्म करते हुए जर्नलिस्ट ने बड़े कमाल से दुनिया भर की जंगों के इवेंट्स को कवर किया है और लाइव ब्रॉडकास्ट किया है और अपनी आवाम के लिए, ऑडियंस के लिए खबरें भेजी हैं। बिल्कुल। तो लेकिन जहां सेफ्टी जर्नलिज्म पे कंप्रोमाइज होता है, या जहां मैं एक लफ्ज यूज करूंगा, ब्रेकिंग न्यूज ने मार डाला, जहां ब्रेकिंग न्यूज की एफर्ट की जाती है या स्कूप मारने की कोशिश की जाती है, तो कहीं पे हो सकता है कि हम भी जर्नलिस्ट भी एहतियात का दामन छोड़ दें और उस वार जोन का हम हिस्सा या किलिंग हो जाए। क्या बात किया। और दूसरा, फिर इन तमाम जो जर्नलिस्ट हैं इनको सेफ्टी मेजर्स देने चाहिए। सेफ्टी जर्नलिज्म हमारा बहुत बड़ा बर्निंग इशू है पाकिस्तान में, जर्नलिज्म का खास तौर पे। तो हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो वेल इक्विप्ड नहीं होते, उन बेचारों की इंश्योरेंस नहीं होती, उनकी लाइफ जैकेट्स नहीं होती, उनके हेलमेट्स नहीं होते, उनके पास उस तरह के गैजेट्स नहीं होते। तो ये इनको इक्विप्ड करना चाहिए और फिर इनको वार जोन के अंदर भेजना चाहिए। अच्छा सर, यहीं पे आपकी आर्गुमेंट्स को रोक के मैं 2 सवाल पुट करना चाहूंगा जल्दी जल्दी, ताकि मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए। मैं नाम लिए बगैर, चंद दिन पहले एक सियासी जलसे के अंदर एक खातून ट्रक पर भाग के चढ़ रही थी और वो ट्रक के टायर के नीचे आ गई और उनकी डेथ हो गई, एक रैली जा रही थी। एक सवाल ये मेरा कि आपने जैसा जिक्र किया, मैंने उसकी एग्जांपल दे दी कि वो किस तरह आप मेजर्स नहीं लेते। दूसरी बात है सर, आप अगर मुझे इजाजत दें ये सवाल पूछने की, क्योंकि आपका ताल्लुक आज भी प्राइवेट मीडिया चैनल के बड़े बड़े मालिकान के साथ है, वो आपसे इस बात पे नाराज ना कहीं हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि सेट कल्चर में हम शायद जर्नलिस्ट को एक प्रोडक्ट ही समझते हैं, हम उनको मैयर इक्विपमेंट्स जो है वो प्रोवाइड ही नहीं कर पाते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये आपका बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है। मैं इसको इस तरह रिस्पॉन्ड करूंगा कि आपकी बात ठीक है, जो चैनल ऑनर्स हैं उनकी तरफ से भी प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हैं, चैलेंजेस हैं काफी ज्यादा, और फिर हमारे न्यूज रूम जो छोटे चैनल्स हैं स्मॉल लेवल के, उनके न्यूज के हेड्स का भी प्रॉब्लम है। देखें, आपके न्यूज रूम से कॉल ये आती है कि आपका स्कूप नहीं आया, आपके विजुअल नहीं आए, आपकी ब्रेकिंग न्यूज अभी तक नहीं आई, भागो पहुंचो, सीएम पहुंच गए हैं, आप आगे वो बेचारा या बेचारी जो चंद जिसकी महाना तनख्वाह है वो वहां पे काम करता है या करती है, उसने फिर उस चीज को अटेन करने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालना है। जब रिस्क में डालना है तो फिर अनफॉर्चुनेट डेथ भी हुई है, जिस तरह आपने एग्जाम्पल दी। तो मैं ये कहता हूँ कि ये एथिकल वैल्यूज और नॉर्म्स पे कंप्रोमाइज करना है। अगर आप इस तरह ब्रेकिंग न्यूज की दौड़ में
और अपने जर्नलिस्ट कैमरामैन गाड़ियों के साथ भाग रहे हैं, कैमरा रखा था, टक्कर लग के कई लोग, ये जॉब का प्रेशर है, ये मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे कहने दीजिए, ये जॉब का प्रेशर है, ये उनकी बेचारों की नौकरी का मसला है कि अगर वो इस तरह के विजुअल्स चैनल के साथ शेयर नहीं करेंगे तो वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो हमें इस ट्रेंड को चेंज करने की जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि जर्नलिस्ट हमेशा क्यों खतरे में रहते हैं, तो ये दुनिया भर के मॉडल अगर कोकर साहब आप चेक करें तो दुनिया भर के मॉडल डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे पूरे नहीं उतरते हैं। दुनिया के कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे अथॉरिटेरियन सिस्टम है, कुछ कंट्री ऐसे हैं जहां पे लिबरल डेमोक्रेसी है, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी है, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे लिबरल डेमोक्रेसी है। तो वहां सोशल मीडिया को और ट्रेडिशनल मीडिया को मुख्तलिफ तरीके से समझने की जरूरत है। जैसे मिडल ईस्ट की मैं बात करूं तो मिडल ईस्ट में जर्नलिज्म फ्री नहीं है, वहां पे ऑटोक्रेसी है और सोशल मीडिया कनेक्शन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैप किया जाता है। यानी हर जो कनेक्शन जिसके पास है उसका रिकॉर्ड है, उसके फिंगरप्रिंट्स हैं, फेस आइडेंटिटी है, उसका एड्रेस है, उसके वेयर अबाउट्स हैं, वो सारे आपके एंटर होते हैं तो आपको कनेक्शन इशू किया जाता है। यानी जो हाईटेक सर्विलेंस है इसको जर्नलिज्म के अंदर हम कंडेम भी करते हैं कि लिबर्टी होनी चाहिए। नॉर्थ कोरिया की आप एग्जांपल ले लें, मैक्सिको की आप एग्जांपल ले लें, लास्ट ईयर सबसे ज्यादा जो जर्नलिस्ट की किलिंग हुई थी वो मैक्सिको में हुई थी। जो वॉर लॉर्ड्स को जिन्होंने बेनकाब किया, जिन जर्नलिस्ट ने बड़ी कर्जियस रिपोर्टिंग की, उनको मार दिया गया, उनके घरों के बाहर गोलियां मार दी गई। तो वो बड़ी वल्नरेबल सिचुएशन मैक्सिको के अंदर भी जर्नलिस्ट के हवाले से है। तो मैं आपको सिर्फ ये आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि दुनिया भर में जो स्टेट गवर्नेंस मॉडल्स हैं उनसे हम असेस कर सकते हैं कि वहाँ जर्नलिज्म कितनी आज़ाद है और कितनी आज़ाद नहीं है। आपने ट्यूनिस का अरब स्प्रिंग आपको याद होगा कि वहाँ भी कंट्रोल्ड मीडिया था, लेकिन सोशल मीडिया वहाँ पे एंटर हुआ और मोहम्मद अबू बकर जिसने एक चौक में खुद को आग लगा ली बल्दिया के प्रेशर की वजह से, उससे ब्राइब रिश्वत मांगते थे और उसकी एक फोटो जब सोशल मीडिया पे आई और रेवोल्यूशन, एक सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन ट्यूनिस के अंदर और अरब कंट्रीज के अंदर आना शुरू हो गया। तो सोशल मीडिया की ताकत से तो हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज में सोशल मीडिया का जो अलाउंस है, इसकी जो परमिशन है या इसकी जो लिबर्टी है वो वेरी करती है। तो इस लिहाज से फिर जो सेंसरशिप प्रॉब्लम्स हैं या सेंसरशिप थ्रेट्स हैं वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, मैं क्योंकि प्रोग्राम के 20-25 मिनट रह गए हैं और बहुत सा इस तरह मटेरियल है, बहुत से क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। इस वक्त हम जिस एरा में 2023 में बैठे, टेलीविजन हम ऑन करेंगे या ट्विटर देखेंगे तो हम 1 मिनट के अंदर प्रो और अगेंस्ट को बाइफरिकेट कर लेंगे। एंकर प्रो है, एंकर अगेंस्ट है, राइटर प्रो है, राइटर है, कॉलमिस्ट प्रो है, कॉलमिस्ट अगेंस्ट है। ये येलो, मेरे एस्पेक्ट में ये येलो जर्नलिज्म ही का एक सिलसिला है। आज आप अच्छे हैं एक एंकर की नजर में, कल आप बुरे हैं एक एंकर की नजर में। ये फ्लॉ, ये गैप कहां है? अगर एक पर्सनल इंटरेस्ट है क्या, या फिर कोई वाकई वो बंदा अच्छा हो जाता है या वाकई वो बंदा बुरा हो जाता है, फर्क क्या है? असल में इसको हम बहुत ज्यादा डीपली टेक्निकल साइड पे नहीं डिस्कस करते हैं। मैं आपको सिर्फ एक सिंपली समझाता हूँ। एक पॉपुलर वेव होती है, आपके माशरे के अंदर एक पॉपुलर वेव होती है। अगर जो चैनल पॉपुलर वेव के अगेंस्ट जाता है उसकी व्यूअरशिप कम हो जाती है, और जो पॉपुलर वेव को कैच करता है उसकी व्यूअरशिप ज्यादा हो जाती है। ये एक बेसिक चीज है। दूसरा, फिर सोशल मीडिया के आने से देखें प्रॉब्लम, मैं फिर आपसे ये गुजारिश करूं कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की कमी है, पाकिस्तान के अंदर टेक्निकल इंस्टीट्यूट की कमी है। आपने एकदम से सोशल मीडिया और नई डोमेन ला के पाकिस्तान में लॉन्च कर दी, लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ कुछ अवेलेबल नहीं है। उसका नुकसान फिर ये हुआ कि जो ओपिनियन है वो पोलराइज्ड हो गई। यानी सोशल मीडिया पे फेक स्टोरी पढ़ते पढ़ते जब आपकी कंजप्शन 10 घंटे है, 8 घंटे है, तो आपने वहां से डाटा पढ़ना है, वहां से आपका माइंडसेट बनना है, वहां से आपका एनालिसिस बनना है। तो वो फिर जो वेग एनालिसिस मार्केट के अंदर है उससे भी हमारे माशरे के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम हुई है जिसे बर्दाश्त कम हो गई है। अच्छा, लिसनर्स और व्यूअर्स, अभी मैं डॉक्टर साहब से एक बड़ा सख्त सा सवाल पूछने लगा हूं और मैंने डॉक्टर साहब से सवालों की इजाजत दी, लेकिन ना उन्हें मैंने ये सवाल बताया। अभी मैं बताऊंगा उनका रिएक्शन मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि डॉक्टर साहब एक बड़े पॉपुलर शख्स हैं
मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, तो उनके काफी दोस्त उनसे इस बात पे नाराज भी होंगे, लेकिन मैं सवाल तो पूछूंगा और ये सवाल का स्पेशली क्लिप मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा। सर, पहले हाँ या ना में जवाब देना है और साथ फिर आपने मुझे इसकी डिटेल बतानी है। ये जुमला कहां तक दुरुस्त है कि पाकिस्तान के प्राइवेट मीडिया चैनल में सेठ कल्चर है, सबसे बड़ा गेटकीपर सेठ है। मसलन अगर डॉक्टर मियां जावेद साहब एक बहुत ब्रेकिंग लेकर आए हैं और जब न्यूज प्रोड्यूसर ने, न्यूज डायरेक्टर ने ऐसे करके देखा है, उसके भी एक बार पसीने चल पड़े हैं और उसने वो खबर सेठ तक ऊपर पहुंचाई है, और डॉक्टर जावेद साहब की 3 माह की मेहनत थी और सेठ साहब ने वो खबर काट दी। अच्छा, ये बड़ा आपने दुखती रग छेड़ दी है, बड़ा ये बात आपकी बड़ी वैलिड है। और देखिए, मुझे ये कहने दीजिए कि पाकिस्तान में जो ऑनरशिप मॉडल है, ये आप अगर चेक करें तो आपको यहाँ से मीडिया फ्रीडम की समझ आ जाएगी, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच की समझ आ जाएगी कि आपकी ऑनरशिप अगर जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड से नहीं है, किसी बिजनेस बैकग्राउंड से है, किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, तो उस तरह का तमाशा फिर आपको चैनल पे ऑन एयर होते हुए नजर आता है। तो ये एक यस, आपकी बात ठीक है, ये एक सॉर्ट ऑफ प्रेशर, बहुत बड़ा प्रेशर है, बड़ी बड़ी स्टोरीज इस तरह किल हो जाती है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब आपने मफादात को देखना है, मेहनत भी ज्यादा है, मफादात को देखना है, आपने इन चीजों को देखना है, तो इससे फिर जर्नलिस्टिक वैल्यूज सफर होती है। यस, आपकी बात ठीक। और ये भी बात दुरुस्त है, हाँ या ना में प्लीज इसका जरूर जवाब दीजिएगा कि बाज़ औक़ात वो खबर आ गई सेठ के पास, सेठ उसको अपने इस्तेमाल में ले आएगा। वो असल में जो मीडिया पे आपको एक तरह की खबरें डिफरेंट स्टाइल में प्रेजेंट होते हुए नजर आती हैं, ये आपका सवाल उसके अंदर छुपा हुआ है। बिल्कुल, यानी हर चैनल ने उसको अपने इंटरेस्ट से उस खबर को मिनोवर करना है। देखिए, मेरा विजन ये कहता है, जो मैंने स्टडी किया हुआ है, कि खबर के कोई उल्टे सीधे पहलू नहीं होते। जब आपने पॉजिटिवली उसी खबर को उसी तरह ऑडियंस तक पहुंचाना है, तो फिर उसके पहलू नहीं होते, उसके एस्पेक्ट नहीं होते। यहाँ एक खबर है तो एक चैनल पे उसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, दूसरे चैनल पे डिफरेंट है, तीसरे पे डिफरेंट है, चौथे पे डिफरेंट है। तो यहाँ हमें समझ आना चाहिए कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्रोमाइज्ड होके ऑडियंस तक मिनोवर होके, एजेंडा सेटिंग होके, फैब्रिकेट होके ऑडियंस तक मिल रही है। व्यूअर्स, लिसनर्स, एक शॉर्ट सा एक ब्रेक लूंगा और फिर उसके बाद आखिरी जो 10 मिनट हैं प्रोग्राम के, उसमें हम बहुत जबरदस्त सी बातें करेंगे, कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। हमारे साथ रहें, सुने FM 93 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। वेलकम बैक लिसनर्स, और अब बहुत इंपॉर्टेंट साइड पर हम जाएंगे, क्योंकि कंक्लूजन है, 9:50 हो चुके हैं और कंक्लूड करेंगे। सर, एक दौर था लाहौर प्रेस क्लब, जो हमारे पड़ोसी में है इस वक्त, इस प्रेस क्लब के पास हम एक सिलसिला देखते थे, ट्रेडिशन थी, एक बैग उठाया हुआ कैमरे का, एक हाथ में डायरी, एक बॉल पेन, और सहाफी खबर लेता था। जरूरत पड़ती थी तो बैग में से कैमरा निकाला, तस्वीर ले ली, अखबार में तस्वीर आ गई। सहाफी की रुख के तालीम पूछी जाती थी तो पता चलता था मैट्रिक है किया हुआ। और कई ऐसे सहाफी इस वक्त भी प्रेस क्लब में मौजूद हैं, आपके कांटेक्ट में भी हैं, जो कि पढ़े लिखे भी नहीं, बड़ा नाम भी बनाया, पढ़े लिखे भी, लेकिन वहां से एवोल्यूशन हुआ, तरक्की हुई और आप जैसा डॉक्टर बना। मतलब ऐसे लोग भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई कि जीरो तालीम से जर्नलिस्ट अब वो PhDs कर रहे हैं। अब जर्नलिस्ट का रुझान एमफिल्स, PhDs, रिसर्च, थियरीज, इनकी तरफ चला गया। कितना फायदा होगा, कितनी तब्दीली आएगी, क्या समझते हैं? देखिए, ये बड़ा खुशाइन है कोकब साहब। जब देखें, जो पुराना दौर था पाकिस्तान में जर्नलिज्म का, वहां पे ये चीजें कंप्रोमाइज हो जाती थी, आजकल के जमाने में नहीं होती हैं। जो जर्नलिस्ट है उसको एजुकेटेड होना चाहिए, उसको उसकी एक एम्पावरमेंट होनी चाहिए, उसका एक विजन ब्रॉडअप होना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जर्नलिस्ट हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपको मौका मिला है तो मैं आपको ये जरूर आपसे ये डिस्कस करूंगा, पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज्म का प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। जरूरत इस चीज की है कि आप डिफरेंट जॉनर्स की स्पेशलिटी की तरफ चले जाएं और आप अच्छी अर्निंग करें, आप एंटरप्रेन्योरशिप करें। मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सामीन को ये गाइड करें कि आपने अगर सोशल मीडिया पे जाना है तो आपने सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया को आपने लर्न करना है कि उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं।
आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग को लर्न करना है। मार्केटिंग दो तरह से आप लर्न करें, एक आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को लर्न करें, एक आप गूगल और वेबसाइट की मार्केटिंग को आप लर्न करें। इसके साथ आप इंटरमीडिएट लेवल पे आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स भी कर लें, जिसको हम एसईओ कहते हैं। और चौथी मैं इसमें ये प्रपोज करूंगा कि आप इसमें कोई राइटिंग फॉर इंटरनेट का कोर्स कर लें, यार इंटरनेट की कंटेंट राइटिंग आप सीख लें। और ये 3-4 सॉफ्टवेयर और ये कोर्सेज करके आप एक अच्छा अपना बिजनेस भी रन कर सकते हैं, आप एक अच्छी जॉब पे भी जा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम जॉब टैलेंट भी हंट करते रहते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के लिए भी हम रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। rozi.com या इस तरह के जॉब पोर्टल अगर मैं देखूं तो एक महीने में 95 डिजिटल मीडिया की जॉब्स लगी होती हैं और सिर्फ 5% जॉब्स आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया की होती हैं। और ढंग का उस तरह सोशल मीडिया प्रैक्टिशनर मिलता भी नहीं है मार्केट से। तो आप एक आध ऐप सीख के, खुदा के लिए आप टिकटॉकर की जान छोड़ दें, आप एक ऐप सीख के डिस्ट्रक्शन ना पैदा करें, आप एक पूरा कॉम्बिनेशन लर्न करें, कोई टाइम आप स्पेंड करें, ये कोर्सेज करें और खुद को एम्पावर करके आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएं। ना सिर्फ आप अपने आप को बेहतर करेंगे बल्कि सोसाइटी की वेल बीइंग के अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने जर्नलिस्ट के ये चीज जो एस्पेक्ट बताई है, और मैं व्यूअर्स और लिसनर्स ये बात आपको बताता चलूं कि डॉक्टर साहब उन लोगों में से हैं जो क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में एज अ प्रोफेसर ये बहुत पॉजिटिव रिस्पांस करते हैं और कोशिश करते हैं वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए कि ये आए और पढ़ें और मौका उनको दिया जाए इदारों में, यूनिवर्सिटीज में। एक तो ये आपको क्रेडिट जाता है, और क्या सोचा उस वक्त पॉइंट में कि जब मुख्तलिफ जो एजुकेशनल इदारे हैं वो उमूमन प्रोफेशनल ट्रैक्स या प्रोफेशनल के लिए कोटा या नहीं निकालते, तो क्या कोई आप इस कोशिश में हैं कि प्रोफेशनल्स को तालीम देने के लिए मजीद आप चीजों को बेहतर कर सकें या चांस ज्यादा दे सकें? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया जी। आप दुनिया भर का मॉडल कोकब साहब आप चेक कर लें, आपकी जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो आफ्टर सर्टन एक्सपीरियंस कैन बी ए वेरी गुड प्रोफेसर और वो काम कर रहे हैं। हम अगर हॉलीवुड की बात करें तो हॉलीवुड में जो हॉलीवुड के जो रिटायर जो लोग होते हैं, प्रैक्टिशनर होते हैं, उनको यूनिवर्सिटीज बड़े हैवी पैकेज पे उनको अपने डिपार्टमेंट में ले आती है कि उन्होंने 30 साल 40 साल जो एक्सपीरियंस किया है, इनसे हम अपने स्टूडेंट्स को एम्पावर करें। पाकिस्तान में अभी अनफॉर्चुनेटली इस तरह का सेटअप नहीं है, तो हमें करना ये चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री से जो सीनियर लोग हैं इनके लिए खास कोटा बना के इनको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए, अच्छे पैकेज पे प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि उनका इंडस्ट्री का जो 30 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 50 साल का एक्सपीरियंस है उसको हम प्रॉपर अपने स्टूडेंट्स के लिए यूज कर सकें। वो आपकी तरह खुद ही एक एकेडमिया है पर्सन जो 20-25 साल की, वो पूरा अदारा है जी। आपने बिल्कुल सही लफ्ज यूज किया। पूरी वो एक सनद का दर्जा रखते हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वो डिग्री नहीं है उनके पास अनफॉर्चुनेटली, तो वो इस तरह एकेडमिया के अंदर नहीं आते हैं। तो बहरहाल हमें रूल्स और सिस्टम को फॉलो भी करना होता है। तो मेरी ये हमेशा कोशिश रहती है कि हमारे जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वो हायर एजुकेशन की तरफ आएं। हायर एजुकेशन की तरफ आके जब वो यूनिवर्सिटीज में बच्चों को टीच करेंगे तो वो अपना एक्सपीरियंस बच्चों में ट्रांसफर करेंगे। इससे बेहतर सोल्यूशन कोई नहीं है। मेनली आप सिर्फ किताबें पढ़ के बच्चों को उस तरह कोच नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चों को आपने टेक्निकल स्किल नहीं दी है, आपने मीडिया का एक्सपोजर नहीं दी है, आपने सॉफ्टवेयर, कंटेंट और मशीन्स की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं दी है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स आके मीडिया के अंदर जल्दी से अपना नाम बना लेंगे? उनको फिर बहुत एफर्ट करना पड़ती है। तो यस, मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि पाकिस्तान में जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो सीनियर्स हैं, इनको यूनिवर्सिटीज के अंदर आना चाहिए, कोर्सेज पढ़ाने चाहिए, इनके लिए स्पेशल कोटे होने चाहिए, इनकी अमाउंट और रूमिनेशन में इजाफा होना चाहिए, ताकि ये लोग अपनी सारी उम्र का जो एक्सपीरियंस है, हैंड्स ऑन नॉलेज है, वो स्टूडेंट्स को ट्रांसमिट करें। इससे पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन और मीडिया स्टडीज का स्टैंडर्ड बेहतरीन हो सकता है। अच्छा व्यूअर्स, लिसनर्स, क्योंकि बिल्कुल लास्ट मिनट रह गए हैं, तो मैंने जो पहले एक बात की थी कि जो आप क्वेश्चंस बाद में मुझसे करेंगे, क्योंकि फिर पहले आपको याद नहीं रहते और उसके बाद फिर आप लंबे लंबे क्वेश्चंस लिख के भेजना शुरू कर देते हैं जी। तो ज़ाहिर है डॉक्टर साहब की मसरूफियत भी है, मैं सारे सवाल तो नहीं उनसे पूछ सकता। अब सूरत हाल ये है कि डॉक्टर साहब, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप हमें दोबारा फिर वक्त देंगे क्या इंशाल्लाह, कि हमें जिस वक्त आपके पास जब वक्त अवेलेबल होगा हम आपसे क्या वक्त ले सकते हैं
कि आप दोबारा हमारे मेहमान भी बने और जो नौजवान सवाल करना चाहेंगे आपसे वो दोबारा क्वेश्चन कर सकें। जी कोकर साहब, मैं इंशाल्लाह आपसे प्रॉमिस करता हूँ और दोबारा इंशाल्लाह हम सेशन करेंगे जिसमें हम ट्रेन करेंगे अपने लिसनर्स को, यानी ये खास मौजू के साथ आएंगे। आप जरा क्वेश्चन सारे देख लीजिएगा। ठीक है। अगर हम इसी 1 घंटे के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ टेक्निकल नॉलेज ट्रांसफर कर सकें तो हमारे लिसनर के लिए और हमारे लिए ये कामयाबी होगी। आपने देखा कि एक जब भरा हुआ बर्तन होता है और उसके अंदर से आप जितना फैज ले सकते हैं आप उतना फैज लेते जाएं। मैंने अपने से 1 घंटे में यही कोशिश की कि इस 1 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर साहब की मौजूदगी को मैं बिल्कुल इसी तरह कैश करूं कि मैं अपने इल्म में इजाफा कर सकूं, डॉक्टर साहब के एक्सपीरियंस से, डॉक्टर साहब के नॉलेज से, उनके स्कॉलर व्यू से, उनके आइडियाज से और उनकी एक्सपीरियंस जो प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है उससे। आज रेडियो पाकिस्तान FM 93 लाहौर में मेहमान थे डॉक्टर मियां जावेद असलम साहब। और जावेद साहब, नो डाउट ही इज अ ब्रिलियंट माइंड, ही इज अ ब्राइट माइंड और ही इज अ सीनियर जर्नलिस्ट, ही इज अ प्रोफेसर, ही इज अ स्कॉलर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में आए और इंशाल्लाह क्योंकि हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें दोबारा वक्त दें और इंशाल्लाह आपने भी कहा कि आप हमें दोबारा वक्त देंगे जरूर और पाकिस्तान को वक्त जरूर देंगे। रेडियो पाकिस्तान है, इसका काम यही है कि पाकिस्तान की तरक्की में जितना बेहतर किरदार अदा किया जा सके उतना किया जाए। प्रोग्राम आपने सुना जी। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। आप मुझे दोबारा प्रोग्राम में सुन सकेंगे नए गेस्ट के साथ, नई होप के साथ, नई उम्मीद के साथ, क्योंकि हम लोग वही हैं जो कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। हमें बहुत सी जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ेंगी। और अब आप इसके बाद प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप सुनेंगे खबरनामा। खबरनामे के बाद आप बैक टू बैक जो बाकी प्रोग्राम्स हैं वो सुनेंगे और एंजॉय करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। प्रोग्राम है रावी रंग, प्रोड्यूसर जिसकी हैं गजाला ज़िया और मैं हूं आपका अपना होस्ट कौकब राठौर। अगर प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।